हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल एग्ज़ाम पॉइंट विद एनके में। मैं एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ पिछले वर्ष के एसएससी जीडी के जो पेपर में क्वेश्चन पूछे गए मैथ के। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो हम भाई से स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है, 41 छात्रों की कक्षा की औसत आयु 16.95 वर्ष है। एक नए छात्र के प्रवेश के औसत आयु बढ़कर 17 वर्ष हो जाती है। नए छात्र की आयु कितनी है? ठीक है, तो सबसे पहले हम जो हमारे 40 छात्र हैं, ठीक है, उनकी हम कुल आयु निकाल लेते हैं। तो हम 16.95 से गुणा कर देंगे। तो जीरो का ये जीरो लिख लेंगे हम। फिर 4 से गुणा कर देंगे, 4 पंचे 20 हासिल 2, 4 नाम 36, 2 38 के 8 हासिल 3। ठीक है, 6 चौक 24 और 3 27, 7 हासिल 2, 4 कम 4, 4 और 2 6। 2 नंबर बाद पॉइंट था तो नंबर बाद पॉइंट लगा देंगे, मतलब कितना है 678। आगे बोला एक नया छात्र के प्रवेश से, मतलब 40 थे तो एक नया छात्र आ गया हमारा। अब औसत कितना हो गया 17। ठीक है, इसको 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 41 गुणे 17। तो 17 कम 17 हासिल 1, 17 चौको 68 और 1 69। ठीक है, तो इसमें हम डिफरेंस निकाल लेंगे। तो 697 माइनस 678 हासिल लेंगे। 17 से 8 गया 9, यहाँ बचे 8, 8 7 गया 1। ठीक है, कितने वर्ष का था वो जो एक छात्र अलग से आया था? ठीक है, वो 19 वर्ष का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 4 भाइयों का औसत उम्र 12 वर्ष है। यदि उनकी उम्र में उनकी माँ की उम्र भी शामिल कर ली जाए तो कुल औसत 5 वर्ष की बढ़ोतरी हो जाती है। सेम प्रोसेस, 4 भाई हैं, औसत उम्र कितनी है 12 वर्ष। तो 4 भाई की कुल उम्र कितनी हो जाएगी? 12 चको 48 वर्ष। ठीक है, 48 वर्ष। अब बोला उनकी उम्र में उनकी माँ की उम्र भी शामिल कर ली जाए। मान लो 4 भाई थे और माँ भी शामिल हो गए तो कितनी हो गए वो? 4 भाई थे, एक माँ हो गई। ठीक है, अब कुल औसत में 5 वर्ष की बढ़ोतरी हो गई। पहला कितने था औसत? 12 वर्ष। अब 5 वर्ष की बढ़ोतरी हो गई, मतलब 12 प्लस 5। अब कुल आयु कितनी हो जाएगी? तो 4 1 5 और 12 5 17। तो कितनी हो जाएगी? 17 पच्चे 85 वर्ष। अब पूछ रहा है तो माँ की उम्र, तो भाई 85 माइनस 48। 4 भाई की कुल उम्र हम घटा दें, माँ की आ जाएगी। यहाँ से 5 से 8 जाएगा ना, यहाँ से लेंगे 15 से 8 गया 7, यहाँ बचा 7 से 4 गया 3। मतलब कितने वर्ष आए? 37। ऑप्शन नंबर है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, रु- रुपये 53 की राशि ए कामा बी कामा सी में इस प्रकार विभाजित की गई है कि ए को बी से 7 अधिक मिले, बी को सी से 8 अधिक मिले, तो उनके हिस्से का अनुपात है। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम बेसिक से देख लेते हैं, उसके बाद ऑप्शन से मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो पहले मान लेते हैं सी। सी के पास कितने रुपए थे? सी के पास एक्स हैं। ठीक है, अब बोला बी को सी से 8 अधिक मिले, तो बी को कितने मिलेंगे? सी से 8 अधिक, मतलब एक्स था सी और प्लस 8। ये तो हो गए बी के पास। अब बोल रहा है ए को बी से 7 अधिक मिले। ए को बी से, बी कितना है? एक्स प्लस 8, और कितने अधिक मिला? 7। ठीक है, अब कुल रुपये कितने थे ए बी सी के पास? 53। तो इनको तीनों को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो हो जाएगा एक्स प्लस 8, ये हो जाएगा एक्स प्लस 8 7 15, एक्स प्लस 15।
बराबर कितने रुपये टोटल 53। ये एक्स ये वाला एक्स तो कितने एक्स हो गए 3x और प्लस ये 8 और 15 23 बराबर 53। तो 3x 53 माइनस 23 तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। 3 से काट देंगे 3 एकम 3 तो x इक्वल टू हमारा मिल गया 10। x इक्वल टू 10 तो उनमें हिस्से का अनुपात है। ठीक है तो अनुपात तो यहाँ पे हम लिख लेंगे a अनुपात b अनुपात c। अब c की कितनी वैल्यू थी x मतलब 10 b की 8 ज़्यादा मतलब 18। ठीक है ठीक है और a की 15 ज़्यादा। ठीक है x प्लस 15 मतलब 25। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम ऑप्शन से भी कर सकते थे। यहाँ पे देखिए कह रहा है ए को बी से 7 अधिक मिला ए को बी से और बी को सी से 8 अधिक मिला। तो यहाँ से देखो यहाँ से कितना ये सी कितना अधिक कम है ये तो यहाँ से और यहाँ पे तो अधिक बोल रहा है मतलब डी वाला ऑप्शन कैंसिल। ऐसे ए वाले ऑप्शन पे चलते हैं। ये बोल रहा है बी को सी से अधिक 8 मिला मतलब सी से अधिक ये तो कम है तो ये भी कैंसिल। अब ये सी वाला ठीक है सी को सॉरी बी को सी से 8 अधिक यहाँ कितना अधिक है 15 तो ये भी गलत है। यहाँ पे देखते हैं 10 से 18 मतलब यहाँ 8 अधिक हो रहा है और फिर बोल रहा है ए को बी से 7 अधिक यहाँ भी 7 अधिक हो रहा है। तो ऑप्शन से भी हम कर सकते थे। ठीक है तो ऑप्शन कौन सा बी। ठीक है अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दो धनात्मक पूर्णांकों में एक अंक दूसरे अंक का 3 गुना है यदि उनका गुणनफल 2523 है तो उनमें से बड़ा अंक है। ठीक है बोला एक अंक दूसरे का 3 गुना है तो अंक हम मान लेते हैं अंक मान लेते हैं हम x। तो हमारा दूसरा अंक क्या हो जाएगा 3x। दूसरा क्या है 3 गुना है। अब उनका गुणनफल मतलब x गुणे 3x कितना है 2523। ये होगा 3x² इक्वल टू 2523। तो यहाँ से x² इक्वल टू कितना आ जाएगा 2523 बटे 3। 3 से काट देंगे 3 और 24 एक बचा 3 चौको 12 3 एकम 3। अब बता 441 ये किसका इसको रूट होता है तो x इक्वल टू लिखेंगे हम सॉरी 841 441 नहीं 841 ये किसका होता है इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है ये हमारा रूट होता है 29 का मतलब x। ठीक है तो पूछा गया उनमें से बड़ा अंक। तो बड़ा अंक कौन सा है ये तिगुना वाला 3x दूसरा अंक तो इसको हम किससे 3 से गुणा कर देंगे 3 नाम 27 हासिल 2 3 6 2 8 तो बड़ा अंक कौन सा हो गया 87। ठीक है ठीक है अगर छोटा पूछा जाता तो कौन सा 29 हो जाता। बड़ा पूछा गया तो 87 ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उस वर्गाकार खेत की भुजा की लंबाई क्या है जिसका क्षेत्रफल ठीक है वर्गाकार खेत है उसकी जो लंबाई पूछा है जिसका क्षेत्रफल 40 मीटर गुणे 20 मीटर और 25 मीटर गुणे 70 मीटर इमाओं वाले दो आयताकार खेतों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर है। ठीक है तो मतलब 40 गुणे 20 और प्लस 25 गुणे 17 हम इसका मान निकाल लेते हैं। तो ये 0 0 4 दूनी 8 17 पचे 85 हासिल 8 17 दूनी 34 और 8 42 इसको ऐड कर लेते हैं तो 5 2
और 12। ठीक है। अब पूछा वर्गाकार खेत की भुजा की लंबाई क्या है। ठीक है, ये तो क्षेत्रफल हो गया हमारा। ठीक है, मीटर स्क्वायर। अब जो हमारा वर्गाकार, ठीक है, वर्गाकार खेत है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा, भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर में भुजा हम ए मान लेते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू 1225। तो ए इक्वल टू, ये किसका हो जाएगा, 1225। इसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है, याद नहीं तो बड़ी संख्या निकाल लेते हैं हम। 2 से पहले इसको हम 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10, 2 बचा 20, 5 चौको 20, 55 25। फिर से 5 से काटते हैं, 5 चौको 20, 5 नम 45। अब ये 7 से कट जाएगा, 7 फिर से 7, तो 5 सते 35। तो वर्गाकार जो हमारा खेत है उसकी भुजा कितनी हो जाएगी, 35 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक वस्तु का विक्रय मूल्य, ठीक है, 750 रुपये है और क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 4/3 गुना है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्रय मूल्य निकाल लेंगे। जो हमारा क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य क्या है, का 4/3 है। 3 से काट देंगे इसको, 3 दूनी 6, 3 5 15। ठीक है, गुणा कर देंगे, 4 जीरो, 4 पंचे 20, हासिल 2, 4 दूनी 8 10। ये हमारा हो गया क्रय मूल्य, मतलब सीपी, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और हमारा सेलिंग प्राइस क्या है, 750। ठीक है, अब विक्रय मूल्य कितने प्रतिशत हानि है, तो इसको घटाएंगे, कितना हानि है, 250। और कभी भी हानि और लाभ किस पे होगा, हमेशा सीपी पे होगा, क्रय मूल्य पे होगा। तो कितनी हानि है, 250। किस पे है, हमेशा क्रय मूल्य पे होगी। प्रतिशत पूछा है, 100 से गुणा, जीरो जीरो कैंसिल, जीरो जीरो, ये जीरो ये जीरो, कितना आ गया, 25। 25%। कितने प्रतिशत की हानि हो रही, 25। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा है एक आदमी नौका को 13 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह चलाता है और 28 किलोमीटर अनुप्रवाह, उसे हर बार 5 घंटे लगते हैं। धारा प्रवाह की चाल। ठीक है, तो आदमी की हम लोग जो चाल है, ठीक है, वो मान लेते हैं एक्स। ठीक है, और जो नौका की चाल है तो मान लेते हैं वाई। ठीक है, यहाँ से अगर वो उधर चलता है तो उधर हमारा एक्स माइनस वाई हो जाएगी चाल। कितना चलता है, 13 किलोमीटर चलता है, उसे हर बार 5 घंटे लगते हैं, मतलब जाने भी उधर भी तो कितने घंटे लगते हैं, 5। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही अनुप्राह के साथ, तो अनुप्राह के साथ हमें क्या हो जाएगी, गति, एक्स प्लस वाई। कितने घंटे लगते हैं, 28/5। इक्वेशन हो गई हमारे ये सेकेंड। यहाँ से हम y का मान निकाल लेंगे, तो यहाँ से हम इसको ऐड कर देंगे, तो ये कैंसिल, तो बचेगा 2x। यहाँ पे हम लिख लेते हैं इधर 2x इक्वल टू, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे हम, तो 13 प्लस 28, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 8 3 11, हासिल 1 2 3 4, 41/5। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 41/10। इसी गुणा हो जाएगी 5 से, तो x इक्वल टू आ गया हमारा 41/10। ठीक है, इसकी हम वैल्यू रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, इसमें तो हो जाएगा 41/10 माइनस वाई
13/5। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग y उधर कर लेंगे, ये इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा y प्लस का। तो y इक्वल टू हो जाएगा 41/10 माइनस 13/5। ठीक है, यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 10। तो ये 41 माइनस 5 से भाग करेंगे तो इसको 2 आएगा, तो 13 दूनी 26। यहाँ से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 11 से 6 गया 5 और 3 से 2 गया 1/10। ये किसकी वैल्यू है, y की। ठीक है, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नौका की चाल कितनी आ जाएगी, 1.5 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, यदि ए कामा बी और सी मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए अकेला उसे 12 दिन में कर सकता है, बी अकेला 18 दिन में कर सकता है, तो सी। तो हम लोग क्या करते हैं, ए प्लस बी कितने दिन में करता है काम, 6 दिन में, तो 1/6। ठीक है, तो इसमें से हम किसको घटा दें, ए अकेला 12 दिन में करता है, बी, इसको टोटल को हम घटा दें 1/12 और प्लस 1/18। तो हमारे सी की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू जो दे रखी है ये ए प्लस बी प्लस सी की है और ये ए प्लस बी की है। अगर हम ए प्लस बी इसमें से हटा दें तो सी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो 1/6, यहाँ एलसीएम देते हैं, कितना आ जाएगा, 18 और 12 का 36। ठीक है, ठीक है, ठीक है, एलसीएम ऐसे लेंगे तो बड़ी वाली संख्या हम लिख लेंगे। ठीक है, अब इसमें से देखेंगे 4 2 है, इसमें से 6 इसमें से, लेकिन 4 4 के गुणनखंड इसमें नहीं, तो इसको और 2 से कर देंगे तो 4 के हो जाएंगे, तो 18 दूनी 36। तो 12 × 36, 3 3 से ऊपर मल्टीप्लाई और 18 18 दूनी 36। ठीक है, तो आया 1/6 माइनस 5/36। अब यहाँ से 36 एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 से करेंगे तो 6 कम 6 और माइनस 5, तो 1/36। ये क्या है, दिन है हमारे। तो कितने दिन लगेंगे उसको, 36 दिन लगेंगे। सी को केवल कार करने में कितने दिन, 36 दिन, मतलब डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि 182 को 3:5:4:1 के अनुपात में 4 भागों में विभाजित किया गया है, तो न्यूनतम भाग भाग क्या है। न्यूनतम भाग है, तो न्यूनतम भाग कौन सा है, एक, यही वाला होगा। तो अगर हम 182 को एक की वैल्यू निकाल रहे हैं, कितने भाग हैं, इनको ऐड कर लेंगे, 5 3 8, 8 4 12, 12 1 13। 13 से 182 को काटेंगे तो 13 कम 13, 18 से 13 गए 5, तो हो जाएंगे 52, 13 चक्कू 52, मतलब 14 कम 14। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा n। ठीक है, 19 से भाज्य एक संख्या है, यदि n+1 और n+8 को 19 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। अगर n 19 से भाज्य संख्या है तो n की वैल्यू हम क्या रख लें, n इक्वल टू 19 रख सकते हैं, क्योंकि n जो है 19 से भाज्य है। तो यहाँ पे रखेंगे तो n+1 इंटू n+8, इसको किससे डिवाइड करना है, 19 से। तो 19 + 1, 19 + 8/19, तो ये हो जाएगा 20 गुणे 19 8 27। इसको हम किससे करेंगे, 19 से, पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, 0 का 0
और 2 से 14 4 हासिल 1 दूना 4 1 5 बटे 19। अब इसको भाग कर लेंगे हम। क्या पूछा गया हमसे? शेष। ठीक है, 19 या 57 3 बार जाएगा ना 2 बार जाएगा, तो 19 दूना 38, और यहाँ से हासिल लेंगे तो 14 से 8 गया 6, यहाँ बचा 1। ठीक है, अब 19 सत्ते 119 अट्ठे 152 हटा देंगे, 0 से 8 गया जाएगा ना, यहाँ से 10 से 2 गया 8, यहाँ 5 कुछ नहीं, कितना शेष आया हमारा? 8। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है तो लाभ प्रतिशत है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? क्रय मूल्य दे रखा है। कितना है? 10, और विक्रय मूल्य 11, तो लाभ कितना हो जाएगा? 11 माइनस 10 मतलब 1 का। और हमने बताया था कि लाभ और हानि हमेशा किस पे होती है? क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है? 10, 0 से 0 कैंसिल किया तो कितना आया? 10%। 10 से गुणा हो जाएगी, कितना आएगा? 10%। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की किस दर से 1600 501/2 वर्षों में 2832 बन जाएगा? ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, निम्नलिखित आरेख 1981 से 1987 तक चावल के निर्यात को प्रतिनिधित्व करता है। आरेख को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ठीक है, चावल का निर्यात दे रखा है। प्रश्न हमारा है, किस वर्ष में निर्यात उसके पिछले वर्ष तथा अगले वर्ष के औसत निर्यात के बराबर था? ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन कौन है हमारा? 1983। तो इसको हम लेके चलते हैं। 1983 में ये रहा, इसमें है 7.8। अगले वर्ष और पिछले वर्ष को हम ऐड कर लेंगे, उसका औसत निकालेंगे, तो 7.8 बराबर, पूछा बराबर है तो बराबर कर दिया हमने। ठीक है, पिछले वर्ष और अगले वर्ष के औसत निकालना है, तो 6.5 और प्लस 9.9/2 ऐड कर लेंगे। 9 5 14 के 4 हासिल 2, सॉरी हासिल 1, 9 6 15 1 16/2। 2 से काट दें, 2 और 16 ना 4, ये बराबर है क्या? तो 1983 तो नहीं होगा। अब चलते हैं 1986। 1986 कहाँ पे? ये हमारा यहाँ पे कितना है? 9.5, और जो पिछला वर्ष है 10.8, अगला वर्ष है 11.4/2। तो ये 8 4 भाग 2 हासिल 1 1 0 2 1 1 2/2। 2 1 कम 2 2 1 कम 2, ये बराबर है? नहीं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी चलते हैं, 1982। 1982 ये रहा हमारा 6.5 बराबर, पिछले वर्ष से 5.2, अगले वर्ष से 7.8/2, मतलब 8 2 10 हासिल 1, 7 5 12 1 13, 200 कर 2 से काटते हैं इसको, तो 2 छंग 12, 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे तो 5 10, मतलब 6.5 और 6.5 किस वर्ष? 1982 में होगा। ठीक है, जो हमारा पिछले वर्ष और अगले वर्ष के औसत निर्यात है वो 1982 में बराबर होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1986 से 1987 तक निर्यात में वृद्धि का प्रतिशत क्या था? 86 से 87 तक कितना प्रतिशत वृद्धि था? ठीक है, तो 11.4 ये 1987 और 9.5।
ठीक है, घटा देंगे इसमें से, कितना पूछा गया ना, वर्ध प्रतिशत पूछा गया। ठीक है, तो इसमें से घटा देंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 14 से 5 गया 9, यहाँ बचे 0, 10 से 9, 1.9, 1.9, ये किस पे 9.5 से जितना बढ़ा, कितने प्रतिशत, 100, पॉइंट से पॉइंट गया, 19 कम 19, 19 पचे 95, 5 दूनी 10, 0, कितने प्रतिशत बढ़ा, 20%। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्षों के निम्न युग्मों में से किसमें चावल का औसत निर्यात 8.85 लाख था। ठीक है, जो पहला ऑप्शन हमारा दे रखा है 1984 से 1985, तो 84 85 कहाँ है, ये रहा। इसमें हम ऐड कर लेंगे तो 10.8 और प्लस 9.9 बटे 9, 2, तो 9 8 तक 7 हासिल हासिल 1, तो 9 0 10 हासिल 1 2 बटे 2, 2 1 कम 2, 0 2 3 6 पंचे, मतलब 10.35, ये तो नहीं होगा। अगला है 1985 और 86, तो 85 लेते हैं और 86, मतलब 10.8 प्लस प्लस 9.5 बटे 2, तो 8 5 13 3 हासिल 1, 9 1 10 हासिल 1 2 बटे 2, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2 तो पंचे 10, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी लेते हैं 82 और 83, मतलब 82 और 83, 6.5 और प्लस 7.8 बटे 2, 8 5 1 3 हासिल 1, 7 6 13 1 14 बटे 2, 2 7 14, 2 कम दे, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन लास्ट वाला लेते हैं 83 और 84। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, ये वाला 83 और 84, तो 7.8 प्लस 9.9 बटे 2, तो 9 8 7 7 हासिल 1, 9 7 16 1 17 बटे 2, 2 8 16, तो हमारा कितने बचा, 1, तो हो गया 17, तो 2 8 16, 17 16 1, तो 10, तो 5, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, वर्षों की संख्या जिनमें निर्यात निर्दिष्ट अवधि के लिए औसत से अधिक था, मतलब इनका हम सबका क्या निकालेंगे, औसत। ठीक है, जो भी हमारा औसत था। ठीक है, सभी को ऐड करेंगे, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड कर देंगे, जितना औसत आएगा उससे देखेंगे कितने ईयर में हमारा अधिक है। तो इसको हम कहते हैं 5.2 प्लस 6.5 प्लस 7.8 प्लस 9.9 प्लस 10.8 प्लस 9.5 प्लस 11.4 बटे 7, टोटल निकालेंगे इनका, यहीं से ऐड कर लेंगे हम। ठीक है, तो 2 5 2 7, 8 7 15, 15 और 9 24, 24 और 8 32, 32 और 5 37, 37 और 4 31, हासिल 3, 5 3 8, 8 6 14, 7 21, 9 30, यहाँ 0, 30 और 9 39, 39 1 40, हासिल 4, 4 1 5, 5 1 6 बटे 7, तो 7 से काटेंगे
तो 7×7 = 49, 7×8 = 56, 7×8 = 56। तो बच्चे 56, 4 41। तो छछंग मतलब 7×5 = 35, 7×5 = 35। और बचे हमारे पास 6। तो 7×8 = 56। कितना आया? 8.58। कितने दिखे इनमें से? तो एक तो ये हो गया, 1 2 3 4। कितने दिखे? 4। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोई दुकानदार एक पुस्तक को मुद्रित कीमत से 10% छूट पर बेचकर 20% लाभ अर्जित करता है। पुस्तक के क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य का अनुपात। ठीक है अनुपात है। ठीक है, तो हम पुस्तक का जो है अंकित मूल्य मान लेते हैं। ठीक है, जो पुस्तक है हमारे पास अंकित मूल्य मान लो x है। ठीक है, अब 10% छूट देता है, मतलब ये क्या हो गया हमारा विक्रय मूल्य। 10% छूट मतलब कितने, वो x का 90% बचा। 0 0 कैंसिल, मतलब 9x/10। बेचने पर 20% लाभ अर्जित करता है, मतलब 20% लाभ अर्जित करेगा तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य 120 और क्रय मूल्य 100। भाई तभी तो 100 पे 20% का हमारा लाभ अर्जित करेगा, तो क्रय मूल्य 100, विक्रय मूल्य 120। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है विक्रय मूल्य पहले वाला हमारा। तो 1 रुपये का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1 रुपये पे? 100/120। ठीक है, तो हमारा कितने पे? 9x/10 पे निकाल लेंगे हम। ठीक है, तो 9x/10 पे क्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमारा? तो 100/120 गुणे 9x/10। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 0 से ये, तो 3 3 9, 3 चक्कू। अब क्रय मूल्य हमारा कितना आया? 3x/4। अब पूछ रहा है क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य का अनुपात। क्रय मूल्य कितना आया? 3x/4। और मुद्रित मूल्य कितना माना था हमने? पुस्तक अंकित मूल्य x। तो इसको 4 से गुणा कर देंगे, इसको भी 4 से गुणा कर देंगे, तो 4 से 4 कैंसिल, x से x कैंसिल, तो कितना आया? 3:4। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 2 + √2 सेंटीमीटर है। उसका क्षेत्रफल पूछा गया है हमसे। ठीक है, तो हमारा त्रिभुज कैसा है? समकोण समद्विबाहु, मतलब ये हमारा समकोण समद्विबाहु, मतलब ये समद्विबाहु, मतलब ये रेखा दो बराबर होंगी और ये बी। यदि इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो बी की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका परिमाप निकाल लेंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर बराबर आधा का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये ऐड हो जाएंगे दोनों, तो 2a स्क्वायर। तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? √2a स्क्वायर, मतलब a√2। ठीक है, अब इसका परिमाप कितना हो जाएगा?
परिमाप कितना हो जाएगा त्रिभुज का? परिमाप 2a प्लस बी कितना दे रखा है? 2√2 और b की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है, तो b की वैल्यू पुट कर देंगे। तो 2a प्लस a√2 बराबर, यहाँ पे प्लस है 2 प्लस √2, यहाँ से a कामन ले लेंगे, तो a कामन लिया तो मिला हमें 2 प्लस √2 बराबर 2 प्लस √2। ठीक है, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो a की वैल्यू हमें मिल गई 1। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज है हमारा, तो क्षेत्रफल क्या होगा फार्मूला इसका? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना है? ए की वैल्यू 1 और ऊंचाई कितनी है? ए की वैल्यू 1, तो कितना आएगा? 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा 9 पूर्णांकों का औसत 11 आता है, परंतु गणना करने के बाद यह देखा गया कि मूल वश गणना करते समय मूलांक 23 को 32 लिख गया। उचित संशोधन करने के बाद नया औसत क्या होगा? ठीक है, 9 पूर्णांकों का औसत कितना है? 11। तो पहले तो कितने हो गए? 11 99, ये कुल पूर्णांक हो गए। अब बोल रहा है 23 को 32 लिखा गया, मतलब कितना ज़्यादा लिखा गया। ठीक है, तो 23 से 32 कितना ज़्यादा है? 9। तो इसमें से क्या कर देंगे? 9 घटा देंगे, ज़्यादा हुआ ना हमारा। कितना था? 23 को 32 लिखा गया, मतलब 23 लिखना था, तो 9 ज़्यादा, तो 9 घटा देंगे, कितना आ गया? 90। और पूर्णांक जो कितना है? 9 पूर्णांकों का, तो 9 से भाग कर देंगे, तो 9 एकम 9 जीरो, मतलब कितना आएगा? 10 आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 9, 12, 15, 20 से विभाजित किए जाने वाले क्रमशः 7, 10, 13, 18 से छोड़ने वाली न्यूनतम संख्या है। मतलब कौन सी संख्या? न्यूनतम संख्या पूछी है, तो हमें क्या देखना है? देखो, 9 से 7 कितना ज़्यादा है? 2 कम है, और 12 से 10 2 कम है, 15 से 13 2 कम है, 20 से 8 2 कम है। मतलब जैसे 9, 12, 15, 20 कितना कम है? -2। तो इसका एलसीएम निकाल लें, उसमें से क्या कर दें? 2 घटा दें। ठीक है, तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे। इसे किससे काट दें हम? पहले इससे काट दें हम। ठीक है, 4 से काट लेते हैं, तो 9, 4 तियाँ 12, 15, 4 पंचे 20। 3 से काट लेते हैं। ठीक है, 9 से कट कट जाएगा पूरा पूरा। 9, 1, 5, 5, तो 5 से कट जाएगा, तो 5 चक्कू 20 और 20 नामा 180, 180 -2 मतलब 178। कौन सी संख्या होगी वह न्यूनतम संख्या? छोटी से छोटी 178, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। एलसीएम हम बड़ी संख्या को मानकर भी ले सकते हैं, जैसे 20 हमने ले लिया। ठीक है, कौन सा? 20 ले लिया। अब 20 के पास देखो 15, 15 में क्या नहीं है? 20 में 5 है, लेकिन 3 नहीं है, तो 3 से कर देंगे। ठीक है, अब 12 में आओ, 12 के पास है। ठीक है, बिल्कुल है, क्योंकि 4 इसमें मिल जाएगा, 3 इसमें। 9 के पास आओ, 3 मिल गया, लेकिन दूसरा 3 नहीं मिलेगा, तो 3 से और गुणा कर देंगे, तो 3 तियाँ 9, 9 दूनी 18। ऐसे भी हम एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक बस अपनी चाल के 2/3 पर चलकर 12 घंटे में गंतव्य स्थान पर पहुंची। अपने मूल चाल से चलकर बस को उस स्थान पहुंचने में लगने वाला समय है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बस की चाल मान लेते हैं। बस की चाल
क्या मान लेते हैं, एक्स किलोमीटर पर हावर। तो 1 घंटे में, सॉरी यहाँ पे, तो 1 घंटे में बस द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, 2/3x। तो ये 12 घंटे में चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, 2/3 x गुणे 12, 3×12 मतलब 8x। ठीक है, 8x से क्या पूछा गया है, समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, तो दूरी हमारी जो आ गई वो दूरी बटा जो हमारी चाल कितनी माने थे, x। ठीक है, बस की चाल, कुल दूरी कितनी चली, वो 8x। तो x x कैंसिल, तो समय कितना आ जाएगा हमारा, 8 घंटे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, 75% अंग्रेजी और गणित दोनों में, 40 छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे। तो छात्रों की कुल संख्या। ठीक है, तो यहाँ से हम मान लेते हैं अंग्रेजी और ये हमारा है गणित। अब बोल रहा है दोनों में कितने प्रतिशत, 75। ठीक है, अंग्रेजी में कितने थे, 80%। तो 80 से 75 जाएगा, कितना बचेगा, 5। अब गणित में कितने थे, 85, और 85 से 75 जाएगा, कितना बचा, 10। ये तो हो गए उत्तीर्ण वाले, ये कौन से हैं, उत्तीर्ण। ठीक है, इनको ऐड कर लेंगे, तो 5, 75, 80, 10, 90, ये तो हो गए उत्तीर्ण। अब अनुत्तीर्ण पूछ रहा है, तो अनुत्तीर्ण कितने हो जाएंगे, 100 माइनस 90 मतलब 10%। और 40 पर छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे, तो 10 की वैल्यू कितनी है, 40। तो 1 की वैल्यू 4, और 100 की पूछ रहा है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400। तो कुल छात्रों की संख्या कितनी है, 400। मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि ए का 90%, बी का 30% बराबर है, तो बी अनुपात ए। तो ए का 90% मतलब 90/100 बराबर बी का 30%। 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 तिया 9, मतलब 3a इक्वल टू बी। तो बी नीचे चला जाएगा, 3 कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो a/b मतलब 1/3। तो a अनुपात b कितना हो जाएगा, 1/b अनुपात a पूछा है। ठीक है, तो हमारा ये b/a कितना हो जाएगा, b/a। ठीक है, 3/1। ऑप्शन नंबर है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे क्या लिखा है, a/b तो नहीं लिखा है, या b/a तो नहीं। अगला क्वेश्चन हमारा, और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है, 1200 रुपये लागत वाले चाय के 15 किलोग्राम के पैकेट। ठीक है, रुपये 1500 लागत वाले चाय के 25 किलोग्राम के पैकेटों के साथ मिलाए गए हैं। मिश्रण को 75 प्रति किलोग्राम की दर से बेचा गया है। परिसर लाभ कितना है। ठीक है, जो हमारे 15 पैकेट का मूल्य है कितना है, 1200 रुपये, और हमारे ये 25 किलोग्राम का पैकेट हो गया, 15 किलोग्राम, और ये 25 किलोग्राम के पैकेट का मूल्य कितना है,
1500 रुपये। टोटल पैकेट हमारे कितने हो गए, मतलब टोटल पैकेट का वेट कितना हो गया, 40 kg, और टोटल रुपीज़ 0072 2700। ठीक है। अब बोल रहा है इस 40 kg को मिलाने के बाद कितने बेचेगा, 75 रुपये में। तो 40 kg को जब 75 रुपये में बेचा गया तो कितने में बेचा, 0 और 4×5 = 20, हासिल 2, 7×28 2, 3, मतलब 3000। और दोनों को मिला के कितना होता था, 2700। क्या पूछ रहा है, प्रतिशत लाभ, लाभ प्रतिशत कितना है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत कितना है, तो 3000 से 2700 हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो कितना आ जाएगा, 0 से 0, 0 से 0, 10 से 7 गया 3, तो 300 आया। किस पे आया, 2700 पे आया। प्रतिशत का 100, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 ना 27, मतलब 100/9, और 9 एकम 9, 9 एकम 9, एक सही बटे 9। कितने प्रतिशत लाभ हुआ, 11 सही 1/9%। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।